वेलकम टू माय एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक संज्ञा है। पर हम संज्ञा किसे कहते हैं, डिफिनीशन के साथ इसका संधि विच्छेद क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये भी देखेंगे। क्योंकि हमें डिफिनीशन से क्वेश्चन नहीं पूछता, हमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमें हर चीज को पढ़ना पड़ेगा। उसका संधि विच्छेद क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, एग्जाम्पल से हम कैसे समझेंगे, इसलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिफिनीशन के साथ पढ़ेंगे। संज्ञा, हम संज्ञा पढ़ेंगे पर हम डिफिनीशन नहीं, पहले अभी जानेंगे संज्ञा होता क्या है, संज्ञा बना कैसे। संज्ञा को हम तोड़ेंगे, ठीक है, दो भागों में हम संज्ञा को तोड़ेंगे तो सम प्लस ज्ञा निकलेगा, सम प्लस ज्ञा। अब हम इसे यहाँ पे म क्यों आया, क्योंकि ये जो ऊपर लगा हुआ है इसका मतलब ही होता है आधा म, इसका मतलब होता है आधा म या आधा न, पर ज्यादातर जहाँ का प्रयोग होता है आधा म में प्रयोग होता है। इसलिए संज्ञा को पहले हम तोड़ेंगे। हम संज्ञा की अगर डिफिनीशन देखना होगा तो हम तो बुक में भी पढ़ लेंगे, पर हमें यहाँ कुछ नया सीखना है, कुछ यूनिक करना है। कि मतलब हमें ये समझना चाहिए कि संज्ञा कैसे बना। ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लिया संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है, तो हमें नहीं पता होगा, इसलिए हम संज्ञा को तोड़ के उसका संधि विच्छेद और अर्थ भी देखेंगे। तो संज्ञा का संधि विच्छेद अगर हमसे पूछ लिया तो संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस ज्ञा। संज्ञा को अगर हम तोड़ेंगे, ये संज्ञा लिखा हुआ है, इसको हम अगर तोड़ दिए दो भागों में तो सम प्लस ज्ञा निकलेगा, सम प्लस ज्ञा। अब सम का मतलब क्या होता है, सामान, सम का मतलब होता है सामान, और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। इसका मतलब क्या है, सम मतलब सामान, ज्ञा मतलब ज्ञान। अब ये सामान है, सामान्य नहीं है, क्योंकि सामान्य ज्ञान हो जाएगा वो करंट अफेयर्स में आ जाएगा। ये सामान है, मतलब हमें सामान इसलिए बोला गया। और ज्ञान मतलब हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, जो कोई व्यक्ति है, वस्तु है, जिसका हम रोज डेली यूज में काम में से किसी व्यक्ति का नाम ले लिए तो उसे हमें सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए इसका अर्थ होता है संज्ञा। संज्ञा को हम दो भागों में डिवाइड किया तो सम प्लस ज्ञा। सम क्या हो गया, सम का अर्थ होता है सामान और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। मतलब हमारा संधि विच्छेद अगर पूछ लिया कि संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है तो सम और ज्ञा होता है। अगर पूछ लिया कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, तो समान प्लस ज्ञा, दो भागों में हम तोड़ेंगे तो समान ज्ञान। मतलब हमें हर तरह से क्वेश्चन को पुटअप करना। डिफिनीशन से तो क्वेश्चन पूछे तो हम कर ही ले, पर अगर संधि विच्छेद से पूछ लिया, उसका अर्थ से पूछ लिया, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हमें यहाँ कुछ यूनिक सीखना है, कुछ नया करना है, क्योंकि हमें अपना हर चीज में कहीं से भी क्वेश्चन बने, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए सम प्लस ज्ञान हमारा इसका संधि विच्छेद हो गया। और सामान प्लस ज्ञान मतलब हमारे जो डेली यूज में हम जो चीज कर रहे हैं उसके हर एक चीज के बारे। अब यहाँ से इसके अर्थ से इसका डिफिनीशन ही कंफर्म हो गया। सामान्य ज्ञान मतलब सामान्य ज्ञान, इसका मीन्स क्या, मतलब हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, जो हम जिसके बारे में हम डेली रोज यूज कर रहे हैं, वही हो गया संज्ञा। संज्ञा है क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या के बोध को जो कहते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। और हमें सामान्य ज्ञान भी जो रहेगा नॉर्मल, वो भी संज्ञा हो गया। इसलिए हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है, संज्ञा का संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दे दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले ऑप्शन में दे दिया सम धन ज्ञा, दूसरे ऑप्शन में दे दिया सामान ज्ञान, तीसरे ऑप्शन में दे दिया वस्तु, चौथे ऑप्शन में दे दिया व्यक्ति। जैसे ये क्वेश्चन बन गया संज्ञा का संधि विच्छेद क्या है।
अब यहाँ पे दे दिया सम प्लस ज्ञान, सामान्य ज्ञान, वस्तु, व्यक्ति। अब हमें तो डिफिनीशन पता है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बस इतना ही हमने पता। हमें तो ये पता ही नहीं कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसीलिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि संज्ञा के साथ है उसका संधि विच्छेद क्या होता है, उसका अर्थ। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन डिफिनीशन से तो पूछेगा, यहाँ से भी अगर पूछे तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है कि संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है, सम प्लस ज्ञान, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए हम संज्ञा से पहले इसको थोड़ा सा देखें, अब आगे डिफिनीशन के साथ देखेंगे। अब देखें इसकी डिफिनीशन क्या है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी अथवा का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब हमें पहले ही पता चल चुका है, अब हमें पहले ही पता चल चुका है कि इसका संज्ञा का मतलब क्या होता है, सामान्य ज्ञान, और उसका संधि विच्छेद समय ज्ञान। मतलब हमें जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अब कैसी वस्तु, कैसे व्यक्ति, किस चीज का बोध हो रहा है, इसलिए हमें ये भी जानना थोड़ा सा जरूरी है। अब संज्ञा को हम पहले कितने भागों में डिवाइड कर दिए। अगर हमसे पूछा संज्ञा का भेद, तो संज्ञा का अगर भेद पूछा तो हम 3 लगाएंगे, क्योंकि 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगर उसमें से पूछ लिया कि संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं, संज्ञा के मुख्य भेद तो 3। अगर पूछ लिया संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं तो हम 5 लगाएंगे। और अगर संज्ञा के भेद पूछा, ना मुख्य पूछा ना कुल पूछा, तो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, 3 लगाएंगे। और कुल पूछ लिया तो 5 लगाएंगे। और अगर नॉर्मल पूछा संज्ञा के भेद मुख्य कितने भेद है तो 3 लगाएंगे। तो हमारा कुल कैसे बना। अब हमें तो पता है कि 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पर ये 2 कहाँ से उत्पन्न हो गया, हमें ये भी तो जानना है। तो ये किसका भाग होता है, ये जातिवाचक का ही भाव। जातिवाचक के 2 जो भाग होते हैं, वो पहला होता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, ये हम ठीक है, इसका जो 2 भाग डिवाइड होता है वो आ जाता है हमारा 5 में, ठीक। और ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और इसका जो होता है वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक हो जाता है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये जब 2 डिवाइड हो जाते हैं तो टोटल 5 हो जाते हैं। पहले तो ये 3 रहते हैं। अगर हमसे पूछेगा संज्ञा के भेद तो हम लगाएंगे 3, अगर मुख्य पूछ लिया तो 3 हो जाएंगे, और वैसे भी पूछा संज्ञा के भेद तो 3, और कुल दे दिया तो 5 हो जाएंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और जातिवाचक का ही ये भेद होता है द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जाति का ही ये भेद। अब ये क्यों होता है, जातिवाचक का ही भेद क्यों हुआ, भाववाचक का हो जाता, व्यक्तिवाचक का हो जाता, हमारा ये भी क्वेश्चन बन रहा है। तो हमें जातिवाचक मतलब क्यों कि इसमें जो आएगा किसी की जाति का बोध होता है। मतलब जैसे कि हमारा यहाँ पे दे दिया पर्वत, हमारा पर्वत दे दिया, तो पर्वत में अगर हमने बोल दिया माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक में हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है। पर अगर यहाँ पे पर्वत दे दिया तो वो जाति का। अब जातिवाचक में 2 भागों में क्यों डिवाइड हुआ कि पर्वत जो होता है वो जल वाला पर्वत भी होता है, सूखा भी हो जाएगा। बहुत से पहले पर्वत क्या होते हैं, ये पहले बहुत पर्वत ऊंचे हुए रहते थे, ठीक है, वो पे नीचे वहां पे पानी रहता था। और फिर ये क्या, समूहवाचक, और कभी कभी समूह में भी बहुत हो जाता है, इसीलिए ये इसका होता है, ये इसके 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, पहला द्रव, दूसरा समूह। अब पर्वत की श्रृंखलाएं भी होती हैं, नीचे पानी रहता है, जल रहता है, नीचे नदी बहती रहती है, पर्वत ऊपर रहते हैं, इसलिए ये इसका ही भाग हुआ, दूसरे का नहीं हुआ। अब इसको हम डिफिनीशन से भी देखेंगे। अब क्या, व्यक्तिवाचक, जिन शब्दों में किसी विशेष एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है। अब व्यक्तिवाचक मतलब क्या है, मैं डिफिनीशन, व्यक्ति मतलब व्यक्ति से ही डिपेंड हो रहा है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, पूरे व्यक्ति की बात नहीं हो रही, किसी एक व्यक्ति। जिन शब्दों में किसी एक व्यक्ति का मतलब हमारा जो दिमाग हो किसी एक स्थान पर केंद्रित हो जाए। हमें डिफिनीशन नहीं देखना, हमें बस नॉर्मल एग्जांपल समझना, मतलब हमारा क्या हो, एक चीज पे दिमाग कर, जैसे हमने बोल दिया हिमालय, तो हिमालय तो कहीं नहीं है, एक ही हिमालय है। गंगा बोल दिया तो गंगा तो एक ही है ना, नदी बहुत सारी हो सकती है पर गंगा एक ही है। और हमने बोल दिया राम, तो राम तो एक ही है, कोई भी राम हो, चाहे वो राम हो जाए, कोई भी राम, किसी का भी नाम हो सकता है। अगर हम कुछ भी बोल दिए, रमा, उमा, ब्रह्मा, मतलब कोई एक व्यक्ति पे, जिसपे हमारा किसी एक चीज पे ध्यान केंद्रित होता है, मतलब हमारा दूसरी ओर ध्यान है,
अकेंद्रित ना हो, सिर्फ एक पे हो, तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब किसी वस्तु पे हमारा एक चीज पे ध्यान केंद्रित हो जाए, किसी विशेष एक व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते। ये तो हमें पता है, पर कि हमारा दिमाग जो हो किसी एक पर स्थिर हो जाए, जो हमारा दिमाग मतलब हमें दूसरे पे नहीं जाना है। हिमालय तो मतलब एक पे केंद्रित हो गया, इसलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, वो सॉरी व्यक्तिवाचक। अब हमारा आ गया जातिवाचक, जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति पर या संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है। अब जाति का बोध क्यों कह दिया कि मतलब जैसे जाति में पूरा, जैसे हमने बोल दिया मिश्रा परिवार या तिवारी परिवार, तो उस परिवार का हो गया ना। अगर हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ले लिए उस परिवार में, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। पर हमने बोल दिया उस जाति का बोध हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जाति मतलब किसी समूह का बोध हो जाए, मतलब उस पूरे पर्टिकुलर की बात की जाए तब तो वो जातिवाचक में आएगा, और किसी एक पे आ जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक। जैसे हमने बोल दिया नदी, तो नदी तो बहुत सारी हो गई ना, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, पर इन तीनों को मिला दिया तो संगम भी हो गया, इन तीनों को मिलाया तो हमारा संगम भी हो गया। इसीलिए इसको जातिवाचक को ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक में रखा गया, बाकी व्यक्तिवाचक भाववाचक को नहीं रखा गया, क्योंकि इसी का पर्टिकुलर भेद है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसी क्योंकि इन्हीं से, इसको जब हमने तोड़ेंगे तब ये दो भागों में इसी से निकला हुआ है, तो इसीलिए इसी को हमने दो भागों में डिवाइड किया, बाकी उन दोनों को नहीं किया गया। मतलब हमारा जिन शब्दों में किसी मतलब पर्टिकुलर की बात ना हो, एक जगह ध्यान केंद्रित ना हो, व्यक्तिवाचक में क्या होगा, हमारा एक जगह ध्यान केंद्रित हो जाएगा, पर इसमें केंद्रित नहीं होगा। इसलिए हमें किसी संपूर्ण जाति का, नदी का जैसे हो गया हमारा, नदी हो गया, पर्वत हो गया, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, जातिवाचक में हो जाए। और जातिवाचक कभी संख्याएं नहीं होती, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है, जातिवाचक में संख्याएं नहीं आती हैं, ठीक है। और जातिवाचक दो भागों में, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब क्या है द्रव्यवाचक, संज्ञा का वो रूप जिससे नाप तौल का बोध होता है, जिससे नाप तौल का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक कहते हैं। अब नाप तौल में जैसे हमें पता है द्रव्यवाचक लिक्विड, लिक्विड है, पर उसमें हमें लिक्विड, द्रव्यवाचक तो लिक्विड है, पर हमें ये नहीं पता नाप तौल का। नाप तौल इसलिए क्योंकि जैसे पानी है, पानी भी तौला जा रहा है, 1 लीटर लेना है, 2 लीटर लेना है, बोतल में लेना है, ये हो गया हमारा। जैसे घी हमने लेना 1 पैकेट 2 पैकेट, वो भी लिक्विड फ्रेम में आ रहा है। मतलब हमें जो वस्तु द्रव्यवाचक तो है ही, पर हमें ये ध्यान में रखना है कि उसे नापा तौला भी जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, आप द्रव्यवाचक में द्रव्य नहीं देता, नाप तौल दे देता है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि अरे द्रव्यवाचक में तो डिफिनेशन से है कि द्रव्य है, द्रव्य मतलब नापा तौला भी जा सकता हो। मतलब कहीं से भी हमारा क्वेश्चन पुटअप करे, हमारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यवाचक में हमारा जिन वस्तुओं को नापा तौला जा सकता हो वो भी आ सकती हैं, इसलिए हमारा द्रव्यवाचक है। जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, तांबा, लकड़ी इत्यादि। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता ऑक्सीजन, जैसे हमारा दे दिया O2, यहीं से क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत हो जाता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अब हमारा दे दिया कि ऑक्सीजन किस में आएगा, द्रव्यवाचक में आएगा कि समूहवाचक में आएगा कि व्यक्तिवाचक में आएगा कि भाववाचक में आएगा। 4 ऑप्शन हमारे पास दे दिया उन्होंने कि किस में आ रहा है। अब हमें कंफ्यूज, क्योंकि क्वेश्चन बनना यहीं से है, बस कंफ्यूज ऑक्सीजन किस में आएगा। अब हमें पता नहीं रहेगा कि नापा, हमें ये दिमाग में लाना है कि नापे तौले वाले ऑक्सीजन भी, O2 भी तो नापा जाता है, 96 है कि 98 है, इसलिए ये भी द्रव्यवाचक में आ जाए। ये बहुत ही आज के क्वेश्चन के, आज के जो पेपर का स्टैंडर्ड बन रहा है उससे ये क्वेश्चन पुटअप करने की ज्यादा संभावना हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, आजकल कोविड में कितने ऑक्सीजन लेवल ही तो सबका कम हो रहा था, इसलिए ऑक्सीजन भी क्या है, द्रव्यवाचक में है, क्योंकि वो भी नापा तौला जाता है, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। अब क्या है भाववाचक, जिन संज्ञा शब्दों से गुण दशा या भाव का बोध होता है, गुण दशा या भाव का बोध होता है। अब हमारे भाव मतलब, भाववाचक मतलब हो गया इमोशनल, हमारे किसी के प्रति अच्छी चीजें भी होती हैं बुरी भी होती हैं।
अब यहाँ पे बुराई भी लिखा है, ईमानदारी भी लिखा है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बहुत बुरा, पहले तो बहुत बुरा था, बहुत चोरी करता था, बहुत चुगली करता था, बहुत बुराई, पर अब वो बदल गया है, अब वो ईमानदारी के रास्ते पे चल रहा है, अब वो अच्छी चीजें कर रहा है, तो वो ईमानदार भी हो गया। मतलब भाववाचक में हमारे किसी के पास अच्छी चीजें भी आ सकती है, बुरी, मतलब जैसे उस व्यक्ति की हमारे माइंड में भरी रहेगी भावना, वैसे हम उसके बारे में सोचेंगे। वो अच्छा भी है, बुराई, ईमानदारी, बुराई, चोरी, अच्छाई, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब इसी में आ जाएंगे भाववाचक में। तो हमें ये देखना है, आज हमने इस वीडियो में डिफिनीशन देखा। डिफिनीशन तो हमारी इस वीडियो में क्लियर हो गई, एग्जाम्पल भी क्लियर हो गई, पर नेक्स्ट वाले वीडियो में जो होगा वो हम इसे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से भाववाचक, ये कैसे बनाए जाते हैं, और ढेर सारे एग्जाम्पल। इसमें डिफिनीशन भी था, थोड़े से एग्जाम्पल हमने समझाए कि ज़्यादा हमें, अगर हम डिफिनीशन एग्जाम्पल एक में कर देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए हमें डिफिनीशन तो देखा, हल्के फुल्के 2-4 एग्जाम्पल देखे, पर जो नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा उसमें एग्जाम्पल से ही हम उसे पुटअप करना है कि व्यक्तिवाचक के जातिवाचक कैसे बन रहा है, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बन रहा है। अब इसमें हमने संधि विच्छेद भी देख लिया, संधि विच्छेद कैसे होता है संज्ञा का, उसका डिफिनीशन से कैसे क्वेश्चन पूछता है। इसलिए ये वीडियो आज तक यही है। थैंक यू सो मच।